दोस्तों मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं शेखर प्रदेश एकेडमी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं सीटेट का मैथ का पेडागोजी। तो ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, इसका मतलब उसे तर्क बहुत अच्छा से आता है। इसका मतलब उसे उसमें क्या है, तार्किक बुद्धि, उसमें तार्किक बुद्धि विकसित हो गई है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन तार्किक बुद्धि, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर ये सभी। तो देखिए वस्तुनिष्ठ जब परीक्षण किया जाता है तो उसमें विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये सभी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। गणित विज्ञान है किसका? स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का। तो गणित एक प्रकार का विज्ञान है, किस चीज़ का? तो गणनाओं का। गणनाओं का विज्ञान है क्या? गणित का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? कठिन, अलंकारिक, तार्किक, आलोचनात्मक। तो यह जो एक प्रकार का जो कथन कहा जा रहा है, तो यह दिमाग में तर्क करने की ओर विकसित हो रहा है। तो तर्क करने की ओर यह इंगित कर रहा है। तो तार्किक रूप से थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह कर रहा है एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह शीर्षक है कि कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, दैनिक जीवन से जुड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। तो उसमें जो मतलब लेसन दिया हुआ है कबाड़ी वाला, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसे दिखती है। तो यह इस देखिए ये सब चीज़ें बच्चे जानते हैं। इसका मतलब उन सभी बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा रहा है। मतलब उस बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री इसमें से कौन है? अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्यों से। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं इसमें से कौन है? योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। अंकगणित की मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन होता है? इसका आंसर जैसे देखिए योग होता है, व्यवकलन होता है, गुणा होता है और भाग होता है। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मूलभूत संक्रियाएं पूछा है। अगला प्रश्न है किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन या फिर भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना होता है। तो किस लिए, क्यों दिया जाता है? तो निदानात्मक मूल्यांकन करने के लिए। ठीक, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता,
गणना, अंक लिखना या फिर संरक्षण। तो संख्या की समझ में कौन नहीं आएगा तो संरक्षण नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि पंक्ति में जैसे कि एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये तो मतलब कि ये संख्या की समझ में तो आ जाएगा। गणना करना तो 1 2 3 ये बिल्कुल गणना किया जाता है। अंक भी लिखा जा रहा है तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, ये कितने अंक है 1 2 3, टोटल 3 अंक है। तो एक गणना की समझ विकसित हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा नहीं किया जा रहा है तो संरक्षण के द्वारा नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना या फिर परिकलन व मापन पढ़ाना। यहाँ पे जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्पष्ट है कि ये पीआरटी की बात कर रहा है, मतलब कि प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है इसमें से कौन? ज्यामिति के प्रमेयों और उसके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना या फिर बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो बच्चों में गणित के प्रति प्रतिभा जागृत करने की बात की जा रही है और विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना मतलब गणित के प्रति जो बच्चों में डर होता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से। तो फोर्थ ऑप्शन में ही सेकेंड ऑप्शन इंक्लूड है, तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? कोई दो संख्या लिखिए जिसका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। खुला अंत वाला प्रश्न इसमें से कौन सा है? 15 को 3 से गुणा करने पर बिल्कुल 45 आएगा, उसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। खुला अंत का मतलब ये होता है कि एक ही प्रश्न का आंसर कई प्रकार से दिया जा सकता है, तो उसे खुला अंत वाला कहा जाएगा। और इसकी मतलब कि एक ही प्रश्न का आंसर एक ही बार आएगा, दूसरा कोई भी विधि मतलब लगाया जाएगा तो फिर भी आंसर सेम आएगा, तो वाला प्रश्न नहीं कहा जाएगा उसे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन में कोई दो संख्या लिखिए जिसका गुणनफल 45 हो, तो बिल्कुल यही सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि 45 को 3 गुणा 15 लिखने पर भी 45 आएगा, 5 गुणा 9 लिखने पर भी 45 आएगा, 9 गुणा 5, 5 गुणा 9, 15 गुणा 3 या फिर 3 गुणा 5, और भी इसमें अलग अलग प्रकार से 45 को लाया जा सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला इसके बाद देखते हैं प्रश्न, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली परीक्षण या फिर शिक्षण सामग्री इसमें से कौन है? अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या फिर इसमें से कोई नहीं। मुझे लग रहा है इस प्रश्न का आंसर हो चुका है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट, कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या फिर बजट बनाना। कौन सा कार्य अध्यापक के द्वारा नहीं किया जाता है? योजना, जैसे कि बालों को पढ़ाने का अलग प्रकार से योजना बनाया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है और शिक्षण कार्य अच्छा से किया जाए इसके प्रति अध्यापक का दायित्व बनता है। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, बजट बनाना इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बजट अध्यापकों के द्वारा नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है विभाजनात्मक अवस्था में, उपादान अवस्था में,
संक्रियात्मक अवस्था में या फिर परिमाणात्मक अवस्था में। जीन पियाजे का थर्ड स्टेज को देखा जाए, जैसे कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का विश्लेषण किया है, जिसमें प्रथम नंबर पे है संवेदीगामक अवस्था, फिर उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो बालक जो है भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों ये सभी कार्य करने में समर्थ है। इसका मतलब वह है किस अवस्था में? संक्रियात्मक अवस्था में। अब यहाँ पे ये बताइए संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या है, उम्र क्या है पियाजे के अनुसार, बताइए। 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकते हैं? जेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति, व्यक्ति की क्षमता। गणित में कम करने मान लो काम, तो गणित की प्रकृति हो जाएगा। ठीक, की प्रकृति। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाने समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? पाठ पुस्तक के अनुक्रम के बाद संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को पुनः प्रस्तुत लिखा हुआ है। अगला, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। लेखन गतिविधियों को संदर्भ के लिए प्रश्न। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? मतलब लेसन प्लान बनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो हो सकता है निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। मतलब कौन इसमें गतिविधि है, एक्टिविटी कौन सा है इसमें से? कौन? श्यामपट्ट से नकल करना है, कोई गतिविधि नहीं होगा। शिक्षक समझा रहा है कि प्रश्न का हल मतलब प्रश्न को कैसे हल करें, कोई गतिविधि नहीं हो रहा है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन थोड़ा सा है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है कि बच्चों का अन्वेषण में लगना, मतलब कि अन्वेषण मतलब होता है खोज, डिस्कवरी। तो बच्चे कोई डिस्कवरी कर रहा है, कोई खोज में लगा हुआ है, तो ये एक प्रकार की गतिविधि है, एक्टिविटी है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बच्चों का अन्वेषण में लगना। नेक्स्ट प्रश्न यह कर रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह किस पर केंद्रित है? परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा करने, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। परिभाषा पे बल नहीं देता है। राष्ट्रीय मतलब कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 डेफिनेशन और फार्मूला पे आधारित नहीं है। नियमित गृह कार्य देने से कुछ नहीं होगा। जब तक बालक को गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पे शिक्षकों द्वारा कोई व्याख्या नहीं देना है। ठीक, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। तो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है बी और सी सही है, केवल ए सही है, ए बी और सी सही है, या फिर ए और बी सही है। तो देखिए गणित एक प्रकार का उपकरण है, बिल्कुल है। गणित एक प्रकार की कला भी है, कला है, बिल्कुल सही है। गणित एक भाषा भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन भी सही। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए बी और सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है किसके रूप में? अनिवार्य विषय के रूप में, सहायक विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में, या फिर अतिरिक्त विषय के रूप में?
तो यहाँ पे वैकल्पिक, अतिरिक्त और सहायक ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा गलत। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनिवार्य विषय के रूप में, क्योंकि गणित का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अनिवार्य है, उपयोग होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलनात्मक घटाव पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक कहता है, जब भी आप अधिक या फिर कम, बढ़ते घटते से अधिक जैसे संकेत पढ़ते हैं तो हमेशा घटाव होता है। शिक्षक का प्रयास है गणितीय भाषा को कठिन बनाना, गणितीय भाषा को आसान बनाना, छात्रों को भ्रमित करना या फिर शिक्षण प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शिक्षक जब बता रहा है ऐसी बातें कि जैसे कि जब भी अधिक या फिर कम, अधिक को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बढ़ते हुए क्रम, मतलब कि बढ़ा हुआ, और कम को घटे हुए से इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अधिक जैसे संकेत कर रहा है, तो इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि तो हमेशा घटाव होता है। जैसे कि कोई वस्तु मान लीजिए कि 100 है, 100 में से हमने खा लिया 60 रुपया, बचा कितना 40 रुपया। से 100 60 से कितना बड़ा है ये प्रश्न कर रहा है, तो 40 रुपये बड़ा है, मतलब 40 रुपये अधिक है, से अधिक है, ये भी बात हो रहा है। और कितना बड़ा है, अधिक या फिर कम है, तो 40 रुपये अधिक है। अब कम की बात कर रहा है कि कितना इसमें, मतलब कि 40 100 से कितना कम है, तो 60 है। तो यही बातें बता रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होगा तो हमको घटाव कर लेना, उसी से पता चल जाएगा। तो टीचर क्या कर रहा है, तो टीचर गणितीय भाषा को आसान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग घटाने के माध्यम से समझ पाएंगे कि कितना अधिक है, किससे अधिक है, कितना कम है, कितना अधिक है, ये सब जान जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही, गणितीय भाषा को आसान कर रहा है टीचर। अगला प्रश्न है, गणित अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिसके अपने प्रतीक, शब्द और वाक्य रचना के नियम है। निम्नलिखित में से कौन गणितीय भाषा का भाग नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे छोटा बड़ा दिया है, स्टार दिया है, हैशटैग एंड दिया है, और यहाँ पे कोष्टक दिया है। तो इसमें से कौन गणित में प्रयोग नहीं होता है? तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि ये बड़ा छोटा का प्रतीक है, यहाँ पे स्टार का प्रतीक है, और यहाँ पे हैशटैग ये प्रतीक है, लेकिन ये गणित का प्रतीक नहीं है। यहाँ पे ये कोष्टक दिया हुआ डी ऑप्शन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सब गणितीय, मतलब कि नियम में यहाँ पे मतलब प्रयोग होता है। हैशटैग और एंड दिया हुआ है, एंड तो प्रयोग होता है, एंड होता है प्रयोग, लेकिन हैशटैग नहीं होता है। तो इस हिसाब से हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कार्य कौन सा एक गतिविधि है? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा स्यापट से नकल करना, या फिर बच्चों का अन्वेषण में लगना। गतिविधि कौन है? तो इसमें गतिविधि कौन है? तो बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये एक प्रकार की गतिविधि है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।